हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो 11 के जो बच्चे हैं, जो नए 11 के बच्चे जो एसएससी की एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और इंट्रोडक्शन अ ब्रीफ आइडिया अबाउट जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जाम। तो जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम की ब्रीफ आइडिया देंगे हम लोग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज क्या है। वेटेज तो बाद में देख लेंगे हम लोग, बट स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम कैसे होने वाली है और क्या होती है, और ब्रीफ आइडिया देखेंगे कि जेडब्ल्यू एग्जाम्स में मतलब जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होता है, नीट पे कैसे सिलेक्शन होता है, ये देखेंगे इन शॉर्ट। तो मेंस और एडवांस दोनों की बात करेंगे जेडब्ल्यू के इसमें। और अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ इसकी नीट की बात करते, तो नीट में तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाली है, बट दो अलग अलग टाइम पे होती है, एक फेब में होती है और एक मई में होती है। तो दोनों के बारे में मतलब सेम एग्जाम होती है, बट दो अटेम्प्ट हो सकते हैं, मतलब फरवरी में दे सकते हैं हम लोग या फिर मई में दे सकते हैं। तो हम लोग इन जनरल हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे कैसे मेंस और एडवांस को डिवाइड किया गया है। सो विल सी दैट थिंग। सो पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर आर्किटेक्चर में भी जाना है रहेगा, तो फिर हम लोगों को ये बेसिक एग्ज़ाम देनी है जेडब्ल्यू मेंस, जो कि इंजीनियरिंग के लिए रहेगी। जेडब्ल्यू मेंस की और एक एग्ज़ाम है जेडब्ल्यू की बी आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर के लिए एग्ज़ाम रहने वाली है। वैसे ही सिमिलरली नीट एग्ज़ाम जो होने वाली वो रहेगी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, डेंटल सर्जन के लिए, और जो एमबीबीएस वाला जो पार्ट रहेगा उसके लिए जो एग्ज़ाम रहेगी वो नीट की एग्ज़ाम रहेगी। उसके बाद नीट की दो एग्ज़ाम रहती है वैसे, अंडर ग्रेजुएट वाली रहती है, और जो मास्टर्स के लिए और एमडी के लिए जो एग्ज़ाम रहती है वो एक रहती है। तो हमें जो देनी है वो नीट यूजी देनी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट देनी है जो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। तो पहले सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे नीट के एग्ज़ाम की, और उसके बाद जेडब्ल्यू मेंस के ऊपर जाते हैं। तो नीट की जो एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में पहली बात तो तीन सब्जेक्ट्स रहने वाले, पी, सी, बी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वेटेज रहेगा, वेटेज यहाँ पे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, और 45 क्वेश्चंस नहीं, 90 क्वेश्चंस टोटल बायोलॉजी के। और ईच क्वेश्चन विल काउंट 4 मार्क्स। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो वेटेज के हिसाब से अगर ये बात करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो ये 180 मार्क्स की फिजिक्स होगी, 180 मार्क्स की जो रहेगी वो केमिस्ट्री होगी, और 360 मार्क्स का बायोलॉजी होगा। तो देख सकते हैं कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रहेगा कि आपको स्कोर करना रहेगा, तो बायोलॉजी पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के उतना ही वेटेज दे रहा है, और ये पेपर जो होगा वो 3 आवर्स का होगा। सो 3 आवर्स का पेपर रहेगा टोटल, और आपको सॉल्व करने हैं 45 90, मतलब 180 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, मतलब क्लोज टू 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा। तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन अटेंड करने हैं टोटल, 180 360 मार्क्स के। अभी एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, -1 रहेगा। अगर क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग -1 दी जाएगी, और जो अगर क्वेश्चन राइट रहेगा तो +4 मिलेगा। तो ये मार्किंग स्केल है। और एक चीज़ बताऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो बायोलॉजी रहेगा, बट ऑब्वियसली बट एक गलतियां करते हैं जो नॉर्मली मैं बच्चों में देखता हूँ कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं फिजिक्स को ज़्यादा प्रीफरेंस दूंगा। हाँ, क्या हो रहा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पीछे बच्चे भागते हैं, बच्चे ट्राई करते हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्कोर करे, बट फिजिक्स रह ही जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो ऑल इंडिया रैंकिंग्स जो आती है वो सिर्फ फिजिक्स ही देता है। केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर सॉर्टेड रहेगा तो यू विल बी स्कोरिंग मार्क्स, बट यू विल बी नॉट बी इन द टॉप, मैं बोलूँगा टॉप 10,000, टॉप 5,000 के बच्चों में आप नहीं आओगे अगर आप फिजिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो फिजिक्स क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है? क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का थोड़ा पार्ट आ जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है। नीट वाले बच्चे नॉर्मली मैथ्स को ड्रॉप करते हैं, तो ये ड्रॉप करने के वजह से हम लोग फिजिक्स को थोड़ा अनदेखा करते हैं। कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़े इंटर रिलेटेड टॉपिक, इंटर रिलेटेड नहीं बोलूँगा मैं, कि थोड़ा सा ऐसे है कि केमिस्ट्री बच्चे लोग रिएक्शंस और ये याद रख सकते हैं। केमिस्ट्री भी टफ है, मैं नहीं बोलूँगा केमिस्ट्री इजी, केमिस्ट्री भी टफ है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो केमिस्ट्री भी टफ है, ऐसे नहीं बोलूँगा केमिस्ट्री इजी वगैरह है। बट बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्कोर करने का ट्राई करते हैं और फिजिक्स को नज़रअंदाज करते हैं। फिजिक्स, येस, इट विल बी गिविंग यू
दैट क्रूशल मार्क्स फॉर ऑल इंडिया रैंकिंग। तो ऑल इंडिया रैंकिंग में है आना है तो बट ऑब्वियसली फिजिक्स पे ध्यान देना ही होगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिजिक्स जो नीट का फिजिक्स रहेगा वो एज कम्पेयर टू ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू जेडब्ल्यू। तो जेडब्ल्यू मेन्स का एडवांस का जो फिजिक्स है उसके लेवल में नीट का फिजिक्स जो रहेगा बहुत ईजी रहने वाला है। बहुत नॉर्मली नीट की जो फिजिक्स में ना हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे तो बहुत इजी पैरामीटर्स रहेंगे। मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड, मतलब डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में एक ये पूछा गया है, मतलब नॉर्मली बोलूँगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे। और इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, मतलब एक टॉपिक को दूसरा टॉपिक लिंक होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम रहने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि देखो 3 घंटे में इतना सॉल्व करना, तो यहाँ पे आपका स्पीड स्पीड टेस्ट किया जाएगा। तो नीट का जो पैटर्न रहेगा वो पूरा स्पीड के पैटर्न के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हम लोग अगर नीट के पीछे भाग रहे तो बट ऑब्वियसली अपना स्पीड अच्छा होना चाहिए। फिलहाल उसके ऊपर नहीं ध्यान दें, फिलहाल हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट फिजिक्स को नज़रअंदाज करके चलेगा नहीं। केमिस्ट्री बायोलॉजी आप ध्यान दोगे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ध्यान देते, फिजिक्स को नज़रअंदाज करते। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट फिजिक्स को नज़रअंदाज करने के लिए आपका वो टॉप ऑल इंडिया रैंकिंग में आने का चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स को हम लोग नज़रअंदाज करते। तो ये बेसिक पैटर्न रहेगा केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स। हाँ, बायोलॉजी को ज़्यादा वेटेज है, बायोलॉजी हम लोग मतलब जो आप पढ़ने वाले, तो बट ऑब्वियसली आप मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपका बायो स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो वो आपको मैक्सिमम वेटेज देगा ही। केमिस्ट्री भी देगा, फिजिक्स ऑल इंडिया रैंक देगा। तो ऑल इंडिया रैंकिंग में आने के लिए आपको बट ऑब्वियसली फिजिक्स को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। अभी मैंने वो जो पहले बोला कि मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो मेन जेडब्ल्यू मेंस या फिर एडवांस के क्वेश्चंस रहेंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना और सॉल्व करना। देखो ना, आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो उस लेवल से जो लेवल एग्जाम मतलब क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे वो बहुत बहुत कम लेंगे लेवल, इतनी ज़्यादा ये नहीं रहेगी। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा वेराइटी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं बट ज़्यादा डेप्थ नहीं आएंगी। मतलब एक क्वेश्चन दूसरे, मतलब एक थियोरी को इंटरलिंक करके दूसरी थियोरी पे क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, या फिर बोलूँगा कि वेराइटी वाले क्वेश्चन रहेंगे, बट डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इन डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो ये हो गया नीट का पैटर्न। और एक चीज़ बताऊंगा, नीट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 50% 12 के परसेंटेज लगते हैं। और वही अगर SC ST जो कास्ट के लिए कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 40% रहता है। तो ये नॉर्मली नीट का क्राइटेरिया है। तो वापस मैं एक बार बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 45 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। तो यहाँ पे 180 फॉर फिजिक्स, 180 फॉर केमिस्ट्री एंड 360 फॉर बायोलॉजी। 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि आपको हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना, तो 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी बट ऑब्वियसली, तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 4 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर। ये होने के बाद मैंने क्या बोला था कि फिजिक्स बेस्ड होता है मैथ्स के ऊपर, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला पार्ट आने वाला है मेनली मैकेनिक्स वाले पार्ट में। तो मैकेनिक्स वाला पार्ट जो रहने वाला, मोशन वाला पार्ट, वहाँ पे मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल बेस्ड होने की वजह से। तो हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी के पीछे भागेंगे, इसको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हम लोग को इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको देखना है फिजिक्स को। फिजिक्स जो रहेगा मेंस और एडवांस के लेवल में बहुत कम लेवल का फिजिक्स रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो रहेंगे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वैरायटी वाले क्वेश्चन रहेंगे, या फिर मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जो एक एक थियरी को दूसरी थियरी से इंटरलिंक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं। तो नीट का ओवरऑल पैटर्न मैंने बता दिया है कि नीट कैसे रहेंगी। हाँ, पेपर पैटर्न, सॉरी वेटेज, और जो वेटेज वाला पार्ट है वो मैं कंबाइन डिस्कस करूंगा कि जेडब्ल्यू और नीट का कैसे वेटेज रहेगा, और चैप्टर वाइज डिस्कशन में मैं भी वो भी करूंगा। बट पहले इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि नीट का पैटर्न ऐसे रहने वाला है। मैं वापस एक बार बताऊंगा कि फिजिक्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसे नहीं, फिजिक्स इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, कुछ हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री बायोलॉजी रट्टा मारने वाले हैं, नहीं, वो भी कंसेप्चुअल बेस्ड ही है। बट फिजिक्स अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम लोग फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग डरते हैं कि हाँ फिजिक्स को ये है, फिजिक्स वो है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स नहीं होती है। ऐसे नहीं, फिजिक्स हो सकती है। मेंस और एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, तो आप लेवल समझ सकते हो। हाँ, चैप्टर बहुत ज़्यादा है,
तो इसलिए हम लोग ये करेंगे। और एक चीज़ बताऊंगा, ये नीट और जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम रहती है वो सीबीएसई पैटर्न रहेगी। मतलब आप जो पढ़ने वाले हो महाराष्ट्र बोर्ड या फिर कोई और स्टेट के बोर्ड की एग्जाम आप देने वाले 11th-12th के लिए, बट इसका जो पैटर्न रहेगा वो सीबीएसई पैटर्न का रहेगा, मतलब एनसीईआरटी पैटर्न। तो एनसीईआरटी पैटर्न नीट या फिर जो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस की एग्जाम रहेगी उसके लिए एनसीईआरटी पैटर्न यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा जेडब्ल्यू वाला पार्ट। और एक चीज़ बोलूँगा कि आपके जो एडमिशन्स होने वाले, जितने भी एडमिशन्स होंगे मेडिकल या फिर बीडीएस के, ये टोटल एडमिशन्स होंगे नीट बेस्ड, मतलब नीट एग्जाम आपको देनी कंपलसरी ही है। पहले एम्स भी एग्जाम थी, अभी एम्स को और नीट को कंबाइन किया गया है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो एग्जाम अभी जो 2020 की जो एग्जाम थी वो मतलब जो हुई नहीं है एक्चुअली, बट जो एग्जाम है वो पेन एंड पेपर वाली एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। मतलब आपको एमसीक्यू को सिर्फ टिक करना है और आना है, वैसे नहीं है वो, उस टाइप की नहीं है। आपको एक्चुअली वो सर्कल में आपको ब्लैक कलर का मार्क पुट करना है, वो वाली टेस्ट है यहाँ पे। तो सीबीटी टेस्ट नहीं, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। हाँ, अगले साल से मे भी वो सीबीटी टेस्ट हो सकती है, तो पेन एंड पेपर वाली टेस्ट है। ये हो गई अपनी नीट वाला पार्ट। आगे वाला जो पार्ट रहेगा वो जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का रहेगा। एडवांस पे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए मेंस का बात करते। तो जेडब्ल्यू इन जनरल का फुल फॉर्म रहेगा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अभी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आने के पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अलग अलग कॉलेजेस कौन से होते हैं, किसके लिए बोलूँगा कि इंजीनियरिंग के लिए ये नॉर्मली एग्जाम रहेंगे, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए। तो नॉर्मली हम लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि मैक्सिमम पब्लिक जो एग्जाम देती है वो जेडब्ल्यू मेंस इंजीनियरिंग के लिए, बीई या फिर बीटेक के लिए एग्जाम देती है। तो मैं नॉर्मली बात करूंगा कि कौन से टाइप के कॉलेजेस रहते हैं। तो कॉलेजेस रहेंगे पहले आईआईटी, उसके बाद रहेगा एनआईटी, उसके बाद रहेगा ट्रिपल आईटी, उसके बाद फुल फॉर्म बताऊंगा GFTI। अभी आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जीएफआईटी मतलब गवर्नमेंट फंडेड, GFTI गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो ये GFTI हो गया, आईआईटी हो गया। अभी इसके टोटल मतलब आईआईटी और एनआईटी का अगर बात करूंगा तो टोटल जो आईआईटीज रहने वाली है और एनआईटीज रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल आईआईटीज रहेगी 25 और सॉरी टोटल आईआईटी रहेगी 25 और एनआईटी रहेंगी 31। ओके, तो ये जो आईआईटी और एनआईटी ये ज़्यादा करके बच्चे प्रीफर करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटी के बाद में आता है। हाँ, और एक चीज़ है, जो नए आईआईटीज़ है उसके कंपैरिजन में जो पुराने एनआईटीज़ है वो बेस्ट है। तो जो नॉर्मली मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं वो प्रीफर करते हैं अच्छे एनआईटीज़ में जाने का। और एक चीज़ बोलूँगा, ये एडवांस जो पेपर है, एडवांस जो होने वाली जेडब्ल्यू एडवांस, वहाँ पे जो 23 आईआईटीज़ है वो एडवांस का स्कोर देखती है, एडवांस का। और अगर मेंस का बात करूंगा तो एनआईटी, आईआईटी, जीएफटी है, और उसके बाद जो दो आईआईटी छोड़ी मैंने वो सारी देखने वाली ये जेडब्ल्यू मेंस का स्कोर। एडवांस का स्कोर अकेला 23 आईआईटीज देखेंगी। और हाँ, दूसरे आईआईसी बैंगलोर जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ऐसे और बहुत सारे कॉलेज जो एडवांस का स्कोर भी देखते हैं, बट नॉर्मली हम लोग बोलेंगे 23 जो आईआईटीज है, टॉप आईआईटीज है, वो लोग जेडब्ल्यू एडवांस का स्कोर देखेंगे। बाकी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जेएफटीआई जो है वो हमारी जो मेंस का स्कोर देखेंगे। अगर हम लोग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूंगा तो मैं आपको ज़रा एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि ये एग्जाम कितनी टफ रहेंगी। तो अगर सीट की डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता हूँ तो आईआईटी की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल सीट से 13,000 कुछ 583 के आसपास सीट्स है, ये गवर्नमेंट डेटा है। तो 13,583 सीट्स है। और एनआईटी की जो सीट्स है वो 21,133, ये एनआईटी की सीट्स है। ट्रिपल आईटी की बात करूंगा तो 4,718, और अगर जेएफटीआई का बात करूंगा तो 5,806। ये टोटल सीट्स जो होगी ये मेंस के थ्रू भरेंगी, और ये जो सीट रहेगी ये भरेगी एडवांस के थ्रू। जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करने के बाद जो टॉप 2,45,000 जो बच्चे हैं, टॉप 2,45,000 बच्चे वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जेडब्ल्यू मेंस के टॉप 2,45,000 बच्चे वो जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। और जेडब्ल्यू एडवांस थ्रू आईआईटी जो 13,583 सीट से 583 सीट से उसका एडमिशन होता है एडवांस के थ्रू। बाकी जो टॉप
मेंस के जिनको एडवांस में एडमिशन नहीं, मतलब एडवांस में टॉप आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता, मतलब ये टॉप रैंकिंग्स में नहीं आती, वो मेंस के लिए अप्लाई करते, मेंस के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई के लिए अप्लाई करते। तो ये हो गया जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का बात। एडवांस का बात बाद में डीप में करेंगे, बट जेडब्ल्यू मेंस की बात करते। तो जेडब्ल्यू मेंस का बात कैसे करेंगे? जेडब्ल्यू मेंस में हम लोग ने देखा था कि नीट का जो पैटर्न था वो पीसीबी था, तो यहाँ पे जो रहेगा वो पीसीएम रहेगा। तो नॉर्मली जेडब्ल्यू मेंस का पैटर्न है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। 3 घंटे का टाइम दिया रहेगा। अभी आप देख सकते हो कि ये टोटल क्वेश्चन है 75, नीट में टोटल क्वेश्चन थे 180 और 3 घंटे थे। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और डिटेल में, मतलब डेप्थ में, क्वेश्चन का डेप्थ बहुत ज़्यादा पूछाया जाएगा। आप सोच सकते हो कि 75 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में, तो आप सोच सकते हो ये डिफिकल्टी लेवल कितनी बढ़ जाएगी। तो डिफिकल्टी लेवल बट ऑब्वियसली बढ़ेगी, मेंस से ज़्यादा एडवांस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, बट एज कम्पेयर टू नीट थोड़ी डिफिकल्टी लेवल एनहांस होने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं बाइफरकेट करूँगा तो 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एमसीक्यू रहेंगे, और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे, 5 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू में फ़र्क है। सेम सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ वैलिड होगी। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, सबका वेटेज 4 मार्क रहेगा, बट ऑब्वियसली 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, तो सबके वेटेज 4 मार्क रहने वाले। तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले जो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या? 4 मार्क अवॉर्डेड फॉर दी राइट आंसर, -1 मार्क अवॉर्डेड फॉर दी रॉन्ग आंसर। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे एक, सपोज मैं कंपोनेंट का बात करूँगा या फिर एक सपोज एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट का बात करूँ, तो वहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको एक्चुअल में। मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, फिजिक्स में भी वैसी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वहाँ पे एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खासियत ये रहेगी कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में रहने वाला है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो 5 क्वेश्चन रहने वाले ऑब्जेक्टिव्स के, ये कुछ भी करके आंसर राइट आना ही चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल स्कोरिंग होने वाला है, तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से वहाँ पे रिस्क, मतलब अगर आपका आंसर थोड़ा थ्रेशोल्ड में है तो एक्चुअली वो थ्रेशोल्ड जैसा रहता है। मतलब अगर आपका 10.1 आंसर रहेगा तो वहाँ पे 10 से लेके 10.5 तक आंसर आपका राइट आ सकता है, मतलब आंसर आपको राइट दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से ये क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए आपके कुछ भी करके। तो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। 20 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आपके टॉप आईआईटीज का बात करूंगा तो वो मेंस प्लस एडवांस दोनों के मार्क्स कंसीडर करेंगे, एडवांस के बेसिकली बोलूंगा मैं। मेंस का बात करूंगा तो वो सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई, इसके लिए सिर्फ मेंस के मार्क्स कंसीडर करेंगे। टॉप 13,800 कुछ बच्चे हैं वो जाएंगे आईआईटीज़ में, बाकी के जो बच्चे रहेंगे वो एनआईटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ बताऊंगा कि जो लोकल कॉलेजेस है, लोकल कॉलेज मतलब क्या? अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कुछ कॉलेज है, जैसे मैं बोलूँगा कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई बिलोंग करता है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट से कोई बिलोंग करता है जो एचएससी की एग्जाम, मतलब स्टेट बोर्ड की एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए जितने भी कॉलेज, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुंबई में एक कॉलेज है वीजीटीआई पकड़ूंगा मैं, या फिर जैसे मैं बोलूँगा कि और एक कॉलेज बोलूँगा केजे सोमिया पकड़ रहा हूँ, या फिर पुणे का कॉलेज बोलूँगा तो सीओईपी बोलूँगा, तो यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व होती है जेडब्ल्यू मेंस वालों के लिए, कुछ सीट्स रिजर्व होती है जेडब्ल्यू मेंस वालों के लिए, और बाकी का जो एडमिशन होता है वो सीईटी बेस्ड होता है, मतलब सीईटी थ्रू एडमिशन होता है। तो आपको सीईटी अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, तो सीईटी बेस्ड भी एडमिशन होता है, तो आप सीईटी भी देके भी आप लोकल कॉलेज में जा सकते हो। बट हाँ, एनआईटी, जेएफटीए, ट्रिपल आईटी और आईआईटी के लिए क्वालिफाई होने के लिए, मतलब एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस कंपलसरी देनी है। बट नॉर्मल कॉलेजेस के लिए आप सीईटी भी दे सकते हो। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, बीच में बोल रहे थे कि वो सीईटी कैंसिल करेंगे और जेडब्ल्यू मेंस थ्रू एडमिशन करेंगे, बट मुझे नहीं लगता अभी तक जेडब्ल्यू मेंस, मतलब ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है कि सीईटी को कैंसिल किया जाएगा, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारे जेडब्ल्यू मेंस के बारे में बात। और एक चीज़ बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पे डेप्थ, अच्छी खासी डेप्थ रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो कि नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरलीड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब मैं बोलूँगा कि अगर फिजिक्स का बात कर रहा हूँ तो डेप्थ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज कम्पेयर टू मेरी जो नीट की एग्ज़ाम की बात करूँगा। लास्ट प्रीवियस ईयर्स की बात करूँगा कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए
क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे थे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही प्रीफर करो, बट एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा एनसीईआरटी बहुत बेसिक हो जाती है, आपको अलग बुक्स रिफ़र करनी पड़ेंगी, तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बहुत बेसिक हो जाएगी। फिजिक्स के लिए यू कैन गो फॉर एचसी वर्मा, दोनों के लिए, मतलब मैं नीट के लिए बोलूँगा, मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है एचसी वर्मा। बाद में यू कैन गो फॉर बीएम शर्मा ऑल्सो, और डीसी पांडे भी नीट के लिए आप रिफ़र कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि आपको मेंस की तैयारी करेंगे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो कंसेप्ट तो सेम होने वाले, ये भी एग्जाम जो होगी वो भी सीबीएसई पैटर्न की होगी, नीट की जो एग्जाम होगी वो भी सीबीएसई पैटर्न की होगी। तो हम लोग मेनली प्रिपेयर करेंगे जेडबली मेंस के लिए, कंसेप्ट सेम रहेंगे। हाँ, डिफिकल्टी लेवल बहुत वेरी करेगी नीट और जेडबली मेन की, तो आप नीट के क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाएंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, टफ लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मेरी कॉलोनी में एक छोटी लड़की रहती है जो अभी जिनकी 2 साल पहले 12th खत्म हुई है, उनकी एग्जाम दी थी उन्होंने नेट की एग्जाम। शी यूज टू प्रिपेयर फॉर जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम, मतलब जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस वो सॉल्व करते थे, मेंस एडवांस के नहीं बट जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। शी वॉज गिविंग नीट एग्जाम, बट नीट के क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व करते हुए वो जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो शी इज इन टॉप 5 रैंकिंग्स इन मुंबई, नीट के टॉप 5 रैंकिंग्स में आती है। आपको केम हॉस्पिटल पता रहेगा, मुंबई का टॉप हॉस्पिटल फॉर एमबीबीएस एजुकेशन, तो उनको वहाँ पे एडमिशन मिला है, केम में एडमिशन मिला है। तो आप सोच सकते हो कि मेंस का कहीं ना कहीं पे यूज़ होगा आपका नीट में, मेंस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका नीट का फिजिक्स सॉर्टेड हो जाएगा। क्लियर है। और एक चीज़ बोलूँगा कि अगर हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% और 65% है। 75% फॉर जनरल कैटेगरी, 65% फॉर अदर कैटेगरीज। तो ये कैटेगरी का जो ये होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला, 75% फॉर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और 65% फॉर अदर कैटेगरी बच्चों के लिए। तो आपको क्लियर है जेडब्ल्यू मेंस क्या है, जेडब्ल्यू एडवांस क्या है। एडवांस को डेप्थ में बात करेंगे बाद में। और एक चीज़ बताऊंगा कि ये पेन पेपर टेस्ट नहीं होती, ये सीबीटी टेस्ट होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको डायरेक्टली टिक मार्क करना है, मतलब आपको सिलेक्ट करना ऑप्शन क्या है, न्यूमेरिकल बेस में आपको एक्चुअली कीबोर्ड वर्चुअल कीबोर्ड दिया जाएगा, तो वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है आपको। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब क्या, कीबोर्ड मतलब क्या, आपको माउस थ्रू वैल्यूज को एंटर करनी है। आपको इस पे जो स्क्रीन पे एक वर्चुअल कीबोर्ड दिखा जाए मतलब वर्चुअल कीबोर्ड आपको वहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है वहाँ पे। तो ये हुआ जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस की बात। मेंस और नीट में फ़र्क इतना ही है, मेंस में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ेगी। नीट में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत कम रहेगी। आप देख सकते हो कि 75 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में, यहाँ पे 180 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में, तो आप डिफिकल्टी लेवल को कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है जेडब्ल्यू मेंस जेडब्ल्यू एडवांस के बारे में हम लोगों ने इतना बात नहीं किया है। फिलहाल हम लोग मेन को टारगेट कर रहे हैं, तो मेंस की ही बात करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग स्टेट बोर्ड्स के बच्चे, नॉर्मली जो महाराष्ट्र के बोर्ड में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र के बोर्ड के बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड के बच्चे। तो एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों चीज़ करूँगा, मैं नीट जेडब्ल्यू की वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ, प्लस मैं जो एचएससी बोर्ड है रहेगा, मतलब जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो रहेगा वो उसका सिलेबस भी मैं अपलोड करूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर इन केस कोई बच्चा जेडब्ल्यू मेंस क्लियर नहीं कर पाएगा, या फिर जो कोई बच्चा नीट क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसको सीईटी एक ऑप्शन रहना चाहिए। तो सीईटी थ्रू क्या होगा कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो लोकल कॉलेजेस में जा सकते हैं, और जो नीट के बच्चे हैं वो एक्चुअली उनके लिए एक फार्मेसी एक ऑप्शन क्रिएट हो सकता है, मतलब एक फार्मेसी एक ऑप्शन बचा रह सकता है, इसलिए वो फार्मेसी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा वो होगा कि हम लोग दोनों के लिए ट्राई करेंगे, दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स है मैं नाम नहीं लूँगा, दे आर इधर गो फॉर जेडब्ल्यू मेंस और नीट, और दे गो फॉर दैट व्हाट यू कॉल्ड स्टेट बोर्ड। बाकी उन लोग कुछ प्रीफर नहीं करते। आई विल गो फॉर बोथ द थिंग्स। हम लोग बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग जेडब्ल्यू नीट का और जेडब्ल्यू मेंस और नीट का भी प्रिपरेशन करेंगे। और एक चीज़ बोलूँगा, कोई कोई बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, एक मिथ है कि जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर करो आपकी सीईटी इजीली हो जाती है। ये मैं टॉपर्स की बात करो, जो जेडब्ल्यू मेंस क्लियर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए सीईटी ईजी हो जाती है। बट जो नॉर्मल क्राउड रहता है, जो मॉब रहता है, जो ह्यूज मॉब रहता है, उनके लिए वो ईजी नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक गिविंग अ जेडब्ल्यू मेंस पेपर 75 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स इज लाइक अ टेस्ट मैच के लिए जैसे आपको खेलना है। वही हम लोग नीट की बात करेंगे या फिर सीईटी की बात करेंगे, नीट का तो सीबीएसई पैटर्न रहेगा, सीईटी का तो अपना स्टेट बोर्ड का पैटर्न रहेगा। बट अगर सीईटी की बात करेंगे, इट्स लाइक अ T20 मैच। यू कांट आस्क अ टेस्ट बैट्समैन टू प्ले इन अ T20 मैच, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो एक
लेवल रहेगा कि हम लोग पकड़ते हैं कि अक्टूबर, मतलब अगर हम लोग प्रिपरेशन अभी चालू कर रहे हैं 2021 के सितंबर अक्टूबर के आसपास, हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का मेंस का प्रिपरेशन और नीट का प्रिपरेशन कितना हुआ है। इफ़ दैट इज़ नॉट गोइंग वेल, हम लोग एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे, तो यू कैन गो फॉर सीईटी, क्योंकि हम लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। मुझे पता है दोनों पॉसिबल नहीं है साथ में, बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ना हो कि यार मेंस क्लियर ना हो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेंस क्लियर नहीं होगी, बट अगर मेंस क्लियर ना हो, अच्छे एनआईटीज़ में या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर नीट थ्रू भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल करने नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्लोज ना हो, इसलिए हम लोग सीईटी का ऑप्शन रखेंगे। फार्मेसी या फिर इंजीनियरिंग फ्रॉम अदर कॉलेजेस लाइक स्टेट कॉलेजेस, उसके लिए हम लोग सीईटी का ऑप्शन से रखेंगे। ऐसे ना हो जाए कि पूरे के पूरे डोर्स क्लोज हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन रखना है, तो इसलिए हम लोग ये प्रिपरेशन भी करेंगे साथ में। तो थोड़ा हेडेक हो सकता है दोनों प्रिपरेशन के लिए, बट करना पड़ेगा हम लोग के लिए। तो आगे जाके हम लोग आगे नेक्स्ट वाला जो पार्ट बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स का। अभी हम लोग ने इन जनरल बात की नीट और जेडब्ल्यू मेंस की बात की। नीट में जो बात किया मैंने, नीट की जो बात की वो 720 मार्क्स का पेपर रहेगा, 180 180 360, 180 45 क्वेश्चन ईच कैरिंग 4 मार्क्स, 45 क्वेश्चन ईच कैरिंग 4 मार्क्स, 90 क्वेश्चन ईच कैरिंग 4 मार्क्स। फिजिक्स इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया रैंकिंग्स के लिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको स्कोर देगा, बट ऑल इंडिया रैंकिंग आपको फिजिक्स देगा। बच्चे फिजिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं, मैंने देखा है ये चीज़। तो वो होने के बाद आपका फिजिक्स नीट में बहुत इजी लेवल का रहेगा। आपका जो लेवल रहेगा वो एज़ कम्पेयर टू मेंस एडवांस बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन जो रहेंगे वो एज स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, डेप्थ में नहीं रहेंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं रहेंगी, इंटरलिंक क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे। ये हो गया नीट का बात। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन पेपर जो था अब तक पेन एंड पेपर टेस्ट था। सीबीटी हो सकती है, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट हो सकती है अगले साल से, मुझे पता नहीं उसके बारे में, बट हो सकती है, अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं आया। नीट जेडब्ल्यू का बात करूंगा तो वो 25 क्वेश्चन का ये रहता है। टोटल 3 आवर्स में सॉल्व करना है 75 क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि कम क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादा टाइम में है, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। 20 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो नेगेटिव मार्किंग रहेंगी उसमें, बट अगर 5 क्वेश्चन का बात करूंगा तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। वो जो भी रहेगा वो नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको वैल्यूज पुट करना पड़ेगा या फिर कुछ टाइप करना पड़ेगा, वर्चुअल कीबोर्ड आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया मैंने आईआईटीज़ की बात की, मैंने एनआईटीज़ की बात की, मैंने ट्रिपल आईटी की बात की, और मैंने जेएफटीआई की बात की, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो इसकी बात की और इसके सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में की, आप पीछे जाके उसको स्क्रीनशॉट निकाल के आप देख सकते हो। और मैंने और एक चीज़ बता कि टॉप 2.5 लाख बच्चे, 2,50,000 बच्चे वो जेडब्ल्यू एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं, और जेडब्ल्यू एडवांस से आपकी आईआईटी की एडमिशन होती है। जो बाकी की एनआईटी, जेएफटी और ट्रिपल आईटी की एडमिशन होंगी वो जेडब्ल्यू मेंस से होगी। क्लियर है यहाँ तक? जो लोकल कॉलेजेस से, जो महाराष्ट्र बोर्ड से, मतलब महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर अलग कोई स्टेट से, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो अपनी अपनी सीईटी भी कंडक्ट करते हैं। वो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू भी कुछ सीट्स वैकेंट रखते हैं और अपने सीईटी थ्रू भी कोई सीट्स वैकेंट रखते हैं। सीईटी जो है वो स्टेट बोर्ड की है, जेडब्ल्यू मेंस और नीट जो होने वाली वो सीबीएसई बोर्ड की होगी। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत बहुत ज़्यादा वेरी करता है। CET इज़ लाइक अ T20 मैच, वाइल जेडब्ल्यू मेंस एंड नीट को भी मैं कंपेयर करूंगा तो वो टेस्ट मैच की तरह ही है, जहाँ पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे फ़र्क देख सकते हो कि आप उस टाइप में रहेगा जेडब्ल्यू मेंस और CET और नीट का कंपैरिजन में मैंने कर दिया है। CBT जो रहेगी वो मेंस रहेंगी, नीट जो रहेगी वो पेपर एंड पेन टेस्ट रहेगी। तो आपको प्रिपेयर करना है दोनों से। आप देख सकते हो कि 2.5 लाख लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 2.5 लाख लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ 2.5 लाख लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। मेंस का अगर बात करूंगा तो उसमें से 13,000 का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ 13,800 का सिलेक्शन हो रहा है आईआईटीज़ में। अगर मैं नीचे का बात करूंगा, JFTI NIT और ट्रिपल आईटी की बात करूंगा, तो 31,000 कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है थ्रू मेंस से। इतने बच्चों को छोड़ के बाकी के जो बच्चे हैं वो लोकल कॉलेजेस में जाते हैं, और लोकल कॉलेजेस में सीईटी थ्रू भी एडमिशन्स होते हैं। तो सीईटी भी इम्पॉर्टेंट है, जितनी ये मेंस इम्पॉर्टेंट है उतनी ही सीईटी भी इम्पॉर्टेंट है। आपको क्लियर है? तो सीईटी का प्रिपरेशन भी करना है साथ में। अभी मैं फिज़िक्स में जाता हूँ, फिज़िक्स में क्या होने वाला है। तो फिज़िक्स में हम लोग जो फिजिक्स को डिवाइड करेंगे, हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट है, वो रहेगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। उसके नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ
फ्लूइड्स, सॉलिड्स एंड थर्मो। इसमें केटीजी भी आता है, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस बोलते हैं उसको। उसके बाद वाला पार्ट है वो ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, या फिर उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा वो बोलूँगा मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा, नीट बोलूँगा, मेंस के बारे में बोलूँगा तो मैकेनिक्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये पार्ट जो रहेगा वो भी इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं, मतलब ये तो करना ही है। प्लस नेक्स्ट जो पार्ट होगा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं उसको, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट इतने नहीं आते जितने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आते। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स क्यों करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ऑप्टिक्स में दो पार्ट आएंगे, मैं डिस्कस करता हूँ इन जनरल। तो मैकेनिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस बोलूंगा मैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मैं पहले बोलूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके बाद मोशन इन वन डायमेंशन। एक सेकेंड ना, मार्कर, मोशन इन वन डायमेंशन, उसके बाद मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन होता है और विदाउट फ्रिक्शन दोनों भी पार्ट होता है, तो वो वाला पार्ट रहेगा। आगे वाला जो पार्ट रहेगा वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा रोटेशनल डायनेमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशन। हाँ, अभी इसके बीच में और एक पार्ट है, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रे बोलते हैं उसको, और बाद में रहते कोलिजन, ये बीच में एक पार्ट आता है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, और बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट जो उसको बोलेंगे कोलिजन। तो ये जो पूरा पार्ट रहेगा वो मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा, जहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, लीनियर मोशन, क्या बोलते हैं उसको, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, और बाद में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। ये वाला पार्ट जो रहेगा वो किस में आएगा, ये लॉज ऑफ मोशन भी बोलूंगा इसको। इसमें दो पार्ट रहेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम वेटेज वाला पार्ट है। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो लेंथ, वेट, मास, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, हम लोग एरर्स के बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा, ग्रेविटी में नीचे बॉडी नीचे आता है, तो मोशन इन वन डायमेंशन वाला पार्ट रहेगा। मोशन इन टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, सर्कुलर मोशन रहेगा। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे फोर्स का बात करेंगे, इम्पल्स का बात करेंगे, विद फ्रिक्शन आएगा, विदाउट फ्रिक्शन वाला पार्ट आएगा। वर्क पावर एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब पार्ट करेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी में। वर्क एनर्जी थियरम वाला पार्ट रहेगा, बाद में कंडीशन फॉर ऑसिलेटिंग लिविंग, ऐसे अलग अलग पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है। मैकेनिकल पावर क्या होती है, ये पावर एनर्जी में आएगा। रोटेशनल डायनेमिक्स में बात करेंगे तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा, रिजिड बॉडी क्या है, बाद में टॉर्क आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोलिंग मोशन आएगा, ये सब आएगा रोटेशनल डायनेमिक्स में। एक एक स्टडी करेंगे हम लोग, एक एक डेप्थ में स्टडी करेंगे। अभी मैं ऊपर के ऊपर एक आइडिया दे रहा। ग्रेविटेशन में क्या रहेगा कि जहाँ पे एक ग्रेविटेशन फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा है, दो बॉडी, तीन बॉडीज रहेंगी, सुपर पोजिशन हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे। उसके बाद ग्रेविटेशन में और एक चीज़ देखेंगे कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बाद में एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी बात करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट भी ग्रेविटेशन में आएगा। बाद में अगर कोलिजन का बात करूँगा तो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन रहता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कोलिजन होने के बाद भी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। जहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड रही नहीं रहेगा, मतलब अगर मैं बॉल का बात कर रहा हूँ, बॉल अगर गिर के वापस वही हाइट पे आता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर बॉल गिर के वापस कम हाइट पे आएगा, वापस गिर के और कम हाइट पे आएगा, गिर के वापस कम हाइट पे आएगा, इसमें ये बोलूँगा नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो ये सब जितना भी पार्ट रहेगा वो मैकेनिक्स में आएगा, और मैकेनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स।
इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स रहेगा। प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शंस इन फ्लूइड रहेगा, जो फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट है, और बाद में इलास्टिसिटी वाला पार्ट है जो सॉलिड्स वाला पार्ट है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में हीट और एनर्जी, हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप क्या होता है। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये हम लोग पूरा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। केटीजी वाला पार्ट जो रहेगा, केटीजी वाला पार्ट उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, एज अ बोलते हैं ना गैसेस के वेलोसिटी को, काइनेटिक मतलब क्या होता है, स्पीड, तो उसके वेलोसिटी से कौन सी प्रॉपर्टीज आती है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स वाला पार्ट रहेगा, तो ऑप्टिक्स वाला पार्ट, और एक चीज़ बात करूँगा, और एक चीज़ बात है कि मैकेनिक्स में और एक चीज़ आता है, वहाँ पे हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं उसको, ऑसिलेशन वाला पार्ट जो आएगा, या फिर वेव्स वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आएगा जो पे स्टेशनरी वेव्स बात करेंगे, वेव मोशन का बात करेंगे, और ऑसिलेशन का बात करेंगे। तो एक पार्ट में मिस किया बताने के लिए, तो ऑसिलेशन और वेव्स ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है, मैकेनिक्स एक छोटा पार्ट है, ऑसिलेशन और वेव्स। ऑसिलेशन चैप्टर बहुत इजी है, वेव्स चैप्टर भी बहुत इजी है, बहुत मतलब एकदम लिटरली आप ये आगे का पार्ट पढ़ लोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अभी फाउंडेशन कोर्सेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्सेज में ये जो पार्ट स्टडी करने वाले हैं, इसमें एक और एक पार्ट एडिशनल पार्ट आएगा, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स मतलब क्या, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो देखेंगे हम लोग क्या है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो कि मैथ्स में आने वाला है, मैथ्स में डेप्थ में देखेंगे, बट इसका यूज़ ये सॉल्व करने के लिए कहाँ पे यूज़ होगा, तो ये मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे। हाँ, आगे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है, बट मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ मैकेनिक्स में बहुत ही होने वाला है, और हम लोग देख सकते हैं कि मैकेनिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं फाउंडेशन कोर्सेज में क्या करूँगा, फाउंडेशन कोर्सेज में और एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मेन पार्ट है 11th और 12th के बेसिस पे, जो कि लॉगरिथम टेबल है। तो लॉगरिथम टेबल कोई सिखाता नहीं, बट अगर 11th 12th में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स का हो, तो आपको लॉग टेबल आना चाहिए। लॉग टेबल के बारे में बताऊंगा मैं, पीडीएफ की फाइल भी दे दूंगा जब लॉग टेबल सिखाऊंगा, तो उसका डेप्थ नॉलेज लॉगरिथम क्या होता है वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही। मैथमेटिकल टूल्स का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो आपको बाउंसर जा सकता है शायद से, तो वो वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, बट उसके ऊपर थोड़ा ऊपर ऊपर का नॉलेज हम लोग मैकेनिक्स के स्टार्ट में देखेंगे, जो हम लोग का फाउंडेशन कोर्सेज रहेगा उसमें। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो मैंने बता दिया, ऑप्टिक्स वाला पार्ट में, ऑप्टिक्स में दो पार्ट आएगा, एक रहेगा वेव ऑप्टिक्स और एक रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेंसेज के बारे में बात करेंगे, लेंस अगर मोशन में रहेगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ें हम लोग स्लैब की बात करेंगे, प्रिज्म की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑप्टिक्स में आएगा। वही हम लोग अगर बात करेंगे किसका, ये मैंने बात किया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बात किया, वे ऑप्टिक्स का बात करूँगा, तो वे ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वाले पार्ट देखेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो अगर वेव इंटरफेयर करते तो लाइट डार्क बैंड होता है और एक ब्राइट बैंड बनता है, तो वो वाला पूरा पार्ट हम लोग बात करेंगे किसमें, ऑप्टिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स का बात करते हो तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है जो आता है एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, तो ये सब पार्ट आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा करके यहाँ पे डेप्थ क्वेश्चन नहीं रहेंगे या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जो कि बहुत ईजी पार्ट है और जिसको हमें छोड़ना नहीं है। जो 4-5 टॉपिक्स आने वाले, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट, बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, बाद में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट, उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाला पार्ट, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है। और मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग को छोड़ना नहीं है, वो बहुत ईजी पार्ट है। तो पहला टारगेट रहेगा मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म थोड़ा वास्ट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले, इलेक्ट्रिक चार्ज देखने वाले, पोटेंशियोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस जो हम लोग करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते, बाद में वोल्ट मीटर को मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ करते, वो देखने वाले हम लोग। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आएगा, बाद में एसी करंट आएगा। एसी करंट मतलब क्या, जो कि वेरी करता है, मतलब एक जगह पे पॉजिटिव रहेगा, एक जगह पे नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दिखाऊंगा तो ऊपर की जगह पे पॉजिटिव, नीचे की जगह पे नेगेटिव रहेगा, तो वो एसी में आएगा। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो एंड में आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक बाय प्रोडक्ट एसी करंट रहने वाला है, जो कि आपके 11th 12th के बुक में उसको अलग अलग बाइफरकेट किया गया है
महाराष्ट्र बोर्ड में। हाँ, मैं बोलूँगा सीबीएसई बोर्ड में तो पहले से ही बाइफरकेट किया गया था, बट अभी का जो नया सिलेबस में उधर डायरेक्टली बाइफरकेट किया गया है। और लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाला पार्ट नीट में नहीं आने वाला। कम्युनिकेशन जो मतलब जो मैं बोलूँगा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, मतलब सैटेलाइट क्या होती है, इसके बारे में नीट में नहीं पूछेंगे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट नीट में आने वाला है। तो ये पूरा एक फिजिक्स के बारे में आइडिया बताया। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये सब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी रहने वाला है, जो स्कोरिंग पार्ट है। ऑप्टिक्स थोड़ा मतलब कम वेटेज के लिए आएगा और थोड़ा वास्ट टॉपिक है। ऑप्टिक्स को भी देखेंगे, बट मेन प्रेफरेंस रहेगा हमारा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स भी वेटेज है, बट एज कम्पेयर टू ये तीन टॉपिक वेटेज थोड़ा कम है। वेटेज है मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। मॉडर्न फिजिक्स जो पार्ट है वो बहुत ईजी पार्ट रहने वाला है, उसको हम लोग को छोड़ना नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट को। तो ये कंप्लीट करते हैं हमारा फिजिक्स वाला पार्ट। सिमिलरली जो केमिस्ट्री की फैकल्टी वो केमिस्ट्री वाला पार्ट भी बताएंगे, मैथमेटिक्स वाली फैकल्टी वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी बताएंगे, बायोलॉजी की फैकल्टी वो बायोलॉजी के बारे में भी बताएंगे आपको डिटेल में। तो हमारा जो आगे का जो शेड्यूल रहेगा, जो मैं बोलूँगा कि 15-20 दिन हमारा जो फाउंडेशन कोर्सेज होने वाले हैं। ये फाउंडेशन कोर्सेज किसके लिए? मैक्सिमम बच्चे मेरे पास जो आते हैं वो स्टेट बोर्ड के आते हैं। उनका पहले ही गैप रहता है, सीबीएसई पैटर्न और स्टेट बोर्ड में ह्यूज गैप रहता है। तो वो गैप को फिल करने के लिए, मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ने के लिए, ऐसे कुछ लॉगरिथम टेबल को पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ों को हम लोग फिल करेंगे ये फाउंडेशन कोर्सेज को। तो फाउंडेशन कोर्सेज के लेक्चर्स कल से चालू होने वाले हैं, जो फिजिक्स का पार्ट में क्लियर करूँगा। अभी मैं फिजिक्स का इन जनरल बताया, सिमिलरली मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाएगा, सिमिलरली केमिस्ट्री के बारे में भी, और सिमिलरली बायोलॉजी के बारे में। तो आपको वही हम लोग देखने वाले हैं कि पहले फाउंडेशन कोर्स में आपको बेसिक्स क्लियर किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से आपका बहुत गैप गिर चुका है। मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँगा तो जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ भी नहीं है। तो आपका पढ़ाई से आपका ध्यान, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा ग्रिप छूट गया है। तो वो वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, मतलब थोड़ा सा एक ब्रशअप करने के लिए और एक थोड़ा आइडिया आने के लिए हम लोग थोड़ा इन जनरल डिस्कस करेंगे फाउंडेशन कोर्सेज में। तो फाउंडेशन कोर्सेज आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक चलेगा। तो उसमें मैथमेटिकल टूल्स जो मैं फिजिक्स में डिस्कस करूँगा, वैसे ही मैथमेटिक्स की फैकल्टी थोड़ा ऊपर एक ब्रशअप करेंगे सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न का। सिमिलरली हम लोग अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री की फैकल्टी और बायोलॉजी की फैकल्टी, वो भी थोड़ा इन जनरल आइडिया देंगे आपको कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सीबीएसई पैटर्न में जो आपने पढ़ा नहीं है वो क्या है। वो थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया देंगे। और एक चीज़ बोलूँगा कि जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के लिए डरना नहीं है। प्रिपेयर तो करेंगे, नॉलेज तो ले लेंगे। क्लियर होना है नहीं होना है, बहुत लोग आपको डराएंगे कि क्लियर नहीं होती है। नॉलेज लेना बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग नॉलेज ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, उसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। कहीं पे रट्टा नहीं मारना है, प्लीज़ रट्टा नहीं मारना है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उसको अप्लाई करने को आना चाहिए। तो मेंस और एडवांस हो सकती है क्लियर। मैं ऐसे नहीं बोलता कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या फिर जो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी एग्ज़ाम दे रहा है और जो जेडब्ल्यू मेंस की भी एग्ज़ाम दे रहा है, इसके लिए डिफ़िकल्ट है। मैं बोलता डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकती है क्लियर। तो हम लोग ट्राई करेंगे, पूरी की पूरी ट्राई, मतलब पूरा ट्राई करेंगे, एफर्ट्स तो पूरा देंगे। देखते हैं बाद में कि होता नहीं होता, वो बात की बात है। बट हम लोग सीईटी बोर्ड्स और जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस की भी प्रिपरेशन करेंगे। सितंबर अक्टूबर तक जेडब्ल्यू मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। अगले साल की बात कर रहा हूँ, जो अभी अपियर करे उनके लिए बात, अभी जो 11th में एडमिशन लेने वाले उसकी बात कर रहा हूँ। और सितंबर अक्टूबर 21 तक हम लोग प्रिपरेशन करेंगे मेंस और एडवांस या फिर नीट की प्रिपरेशन करेंगे। जब हम लोग को पता चलेगा कि यार नहीं, अपना प्रिपरेशन उतना नहीं हो रहा है, बच्चों को शायद से नहीं जम रहा है उतना, तो दे कैन ऑप्ट फॉर सीईटी एंड बोर्ड्स। और एक चीज़ बोलूँगा कि कोविड-19 की वजह से ये भी हो रहा है कि सिलेबस श्रिंक हो सकता है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग अपना प्रिपरेशन चालू करते। नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी देख लेंगे, तुम लोग का रिजल्ट जब आएगा तभी देख लेंगे, वो बात का बात है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। आपको हर दिन एक बोर्ड्स का लेक्चर आपको अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। बाद में हम लोग अपने जो ऑफिशियल एप्लीकेशन रहेंगे वहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। सिमिलरली हर एक ऑल्टरनेटिव दिन में आपको नीट का और जेडब्ल्यू का लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें होने लिए हर दिन आपका बोर्ड्स का लेक्चर रहेगा। तब तक कि लॉकडाउन लिफ्ट नहीं होता तब तक आपका नीट का और जेडब्ल्यू का लेक्चर एटलीस्ट हर ऑल्टरनेटिव दिन हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद ट्राई करेंगे हर दिन अपलोड करने का, बट एटलीस्ट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हर ऑल्टरनेटिव दिन आपको नीट और जेडब्ल्यू का लेक्चर ये होगा। आर्किटेक्चर का बात करूँगा तो आर्किटेक्चर के लिए नाटा के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जेडब्ल्यू
आर्किटेक्चर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंस आर्किटेक्चर के लिए, बट वो बात की हम बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो में डेडिकेट करूँगा, तो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए आपको क्लियर हुआ रहेगा कि मेरे को क्या क्या बताना है, मेंस क्या है, एडवांस क्या है, सीईटी क्या है, बोर्ड्स पैटर्न क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं विद brief idea about mathematical tools and our foundation courses of physics। केमिस्ट्री का भी डिस्कशन होगा, एक लेक्चर पूरा डिस्कशन किया जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। हाँ, और एक चीज़ बताऊंगा कि वेटेज के हिसाब से मैं बात करूंगा, वो टॉपिक चालू करने के बाद मैं उसका वेटेज बताऊंगा, अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने मेन टॉपिक्स जो है वो बता दिए है, अभी इन जनरल आइडिया दी है क्या क्या आने वाला है आगे जाके, तो वो हम लोग इन डेप्थ देखेंगे जैसे हम लोग का सिलेबस चालू हो जाएगा। तो फिलहाल की हम लोग वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद मैथमेटिकल टूल्स एंड लॉगरिथमिक टेबल का भी देखेंगे, बट मैथमेटिकल टूल हम लोग का मेन पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।